वेट कर रहा है। ईरान बैठा हुआ है कि तुम भेजो अपने सैनिक। जो ड्रोन हम अमेरिका तक नहीं भेज पा रहे, जो मिसाइलें हम अमेरिका तक नहीं मार पा रहे, तुमको ईरान के लोगों को मारने में मजा आता है। ईरान कह रहा तुम भेजो ना, हम मार के बताते हैं तुम कैसे तुम्हारे सैनिकों को मारेंगे। सिर्फ अमेरिका के संसाधन, अमेरिका का पैसा ही बर्बाद होगा, ईरान कह रहा अगर तुम ये सब करोगे। ईरान युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप ने अमेरिका में $200 बिलियन मांगे। इस पर भी ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि यह युद्ध ईरान के लोगों और अमेरिका के लोगों पर थोपा गया। युद्ध को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और ये $200 बिलियन मांगने लगे। अमेरिका के आम नागरिक इसके लिए नेतन्याहू और अमेरिका में नेतन्याहू के लोगों को थैंक यू कह सकते हैं कि लाखों करोड़ डॉलर इजराइल फर्स्ट टैक्स के तौर पर लगने वाले हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद करके रख देगा। यानी ईरान जो है वो अमेरिका की पब्लिक को पिन मार रहा है कि देख भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने आए थे ये भाई साहब, ये इजराइल के इशारों पे नाच रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तुम टैक्स भर रहे हो, इजराइल का काम हो रहा है। मार दिया पिन। वहां पब्लिक जो है वो कर, हाँ यार ये तो सही कर रहा है। देखिए बात सही भी है, जितना पैसा अमेरिका ने करीब 3 साल के यूक्रेन युद्ध में खर्च नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा रकम वो 3 हफ्ते में ईरान के खिलाफ लगाने वाला है। आप देखिए कि यूक्रेन युद्ध पर अगर आप देखेंगे अमेरिका का खर्च कितना रहा है, अमेरिका का खर्च अगर आप देखने बैठेंगे कि वो कितना युद्ध पे खर्च किया, तो जो यूक्रेन युद्ध है, यूक्रेन वॉर, उसमें अगर आप देखेंगे 2022 से 2025 की बात कर रहा हूं, उसमें अमेरिका ने कितना खर्चा किया? 16 लाख करोड़ रुपए 3 साल में बॉस, 16 लाख करोड़ रुपए। और ईरान युद्ध में, ईरान वॉर में अमेरिका कितना खर्च कर रहा है? 9,000 करोड़ सीआर पर डे खर्च कर रहा है बॉस, पर डे। और 20 दिन में इसका मतलब यह है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए वो खर्च कर चुका है, 2 लाख करोड़ रुपए 20 दिन में। और बजट मांग रहा है कि 18 लाख करोड़ रुपया और दो। तो आप देखिए कि 2 लाख करोड़ इधर और 18 लाख करोड़ का बजट मांग रहा है, तो 20 लाख करोड़ हो गया। तो जितना 3 साल में खर्च नहीं किया यूक्रेन युद्ध में, उससे ज्यादा तो ईरान में खर्चा कर देगा। तो ईरान कह रहा कि मारो, हमको क्या है, हम थोड़ी कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, हम पूरी दुनिया को चला रहे हैं। डुबाओ, फाड़ो पैसा, अपना डॉलर फाड़ फाड़ के फेंकते जाओ, जलाते जाओ, हमको क्या, हमको तो मार नहीं बैठो ना, हम तो मर ही रहे हैं, तुम्हारी इकोनॉमी मार के मर जाएंगे, ईरान कह रहा है। सोचिए ऐसे युद्ध में बेतहाशा खर्च हो रहा है, जिस युद्ध में ट्रंप अपना कोई मकसद भी नहीं बता पा रहे। भाई को पता ही नहीं है कि किस बात का पैसा खर्च कर रहा है। ब्याह में नाच रहे हो कि ऐसे 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 उड़ा रहे हो, पब्लिक का पैसा उड़ा रहे हो तुम। इसी पर दुनिया भर में ट्रंप की छीछालेदर हो रही है। बड़ी बड़ी मैगजीन और अखबार लिख रहे हैं कि यह ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं है, एपिक फेलियर दिख रहा है। दुनिया की बड़ी मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने अपने कवर पेज पर ट्रंप की आंखें बंद किए हुए फोटो दिखाते हुए लिखा कि ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी। इसको दिख ही नहीं रहा है कर क्या रहा है ये आदमी। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा और उनको भी नहीं आ रहा है। ट्रंप जिस रूस के तेल से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, उस तेल पर दुनिया से कह दिया कि जाओ जाके खरीद। ईरान के जिस तेल पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था, अब अमेरिका उसके बारे में क्या कह रहा है सुनिएगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। कह रहा है कि उस पर से भी सैंक्शन हटा देंगे, जो समुद्र में ईरान का तेल खड़ा है, जहाज में पड़ा है, कह रहा है उस पर से भी सैंक्शन हटा देंगे, वो भी ले लो। क्या हालत हो गई तुम्हारी अमेरिका, क्या हालत हो गई है सोचिए। रूस को मारने चले थे, रूस को मार नहीं पाए। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने चले थे, वो रोक नहीं पाए। चाइना को डैमेज करने चले थे, वहां जिनपिंग हंस रहा है क्या किया ये आदमी। और यहां ईरान से लड़ रहे हो और दुनिया से कह रहे हो कि ईरान का तेल भी खरीद लो भाई। ऐसा तो उसी एक जानवर के साथ होता है जो अपना पूंछ पकड़ने के लिए गोल गोल घूमता, पकड़ नहीं पाता। वही अमेरिका का हाल हो गया। अगर ट्रंप ऐसे ही युद्ध बिना मतलब के खींचते रहे तो फिर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ तेल और गैस की नहीं है। अगर आप ओवरऑल दुनिया के हालात देखेंगे तो खाड़ी देशों से आने वाले फर्टिलाइजर की कमी की वजह से फूड क्राइसिस को खतरा है।
4.5 करोड़ लोगों के भूखमरी की चपेट में आने का खतरा है। कई एक्सपर्ट यह दावा कर रहे हैं कि अगर युद्ध 10 दिन और चल गया ना तो ग्लोबल रिसेशन आने का डर है, मंदी आ जाएगी दुनिया में। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ग्लोबल स्टॉक 4.5% गिर चुके हैं। वर्ल्ड जीडीपी को 4 से 5% का झटका लगने का खतरा है। दुनिया भर में ऑयल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। युद्ध का इंपैक्ट ऐसा पड़ रहा है कि ईरान के कल के अटैक के बाद यूरोप में गैस की कीमत 35% बढ़ चुकी है। खाड़ी देशों से दुनिया को सिर्फ ऑयल और तेल ही नहीं मिलता, बल्कि फर्टिलाइजर यानी खाद की भी सप्लाई होती है। इसलिए आने वाले दिनों में फूड क्राइसिस के बढ़ने की चिंता है। दुनिया का 20% फर्टिलाइजर यानी खाद और 46% यूरिया खाड़ी देशों से आता है बॉस। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद ही रहा तो दुनिया के कुल खाद व्यापार का 1/3 हिस्सा बाधित हो सकता है। नाइट्रोजन खाद की कीमत दोगुनी हो सकती है और फॉस्फेट खाद की कीमत करीब 50% बढ़ सकती है दुनिया भर में। एशिया के देश खाड़ी के फर्टिलाइजर पर सबसे ज्यादा निर्भर है। 35% यूरिया, 53% सल्फर और 64% अमोनिया एशिया को जाता है। भारत खास तौर पर खाड़ी देशों पर निर्भर है। भारत अपना 40% से ज्यादा यूरिया और फॉस्फेट खाद यहीं से मंगाता है। खाड़ी का फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा भारत, ब्राजील और चीन लेते हैं। ये तीनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक भी हैं। यानी बात सिर्फ भारत के लिए कोई चिंता की बात है ऐसी नहीं है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। एक साथ दुनिया पर कई संकट आ रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, फूड सप्लाई चेन क्राइसिस, और इन सब से दुनिया को निपटना है। इसलिए लोग यही मना रहे हैं कि भाई किसी तरह ये युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि इतने सारे क्राइसिस नहीं होते तो लोग कहते कि जाओ डोनाल्ड ट्रंप, तुम उधर कोने में लड़ते रहो, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत यह है कि ये युद्ध ट्रंप और अमेरिका ने शुरू किया, पिस पूरी दुनिया रही। ईरान युद्ध की वजह से करीब 95 देश ऐसे हैं जहां तेल महंगा हो चुका है बॉस। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हर महीने के आखिर में फ्यूल के दाम चेंज होते हैं, तो आशंका है कि कई और देश अपने यहां फ्यूल के दाम बढ़ा सकते हैं। लेकिन बॉस आप देखिए, इस संकट में भी भारत के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक कम से कम भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। और आप देखिए दुनिया में जो हालात हैं, उस बीच भारत अभी भी कितनी मजबूत स्थिति से टिका हुआ है, आपको देखना चाहिए। तेल के दाम बढ़े दुनिया में, कहां कितने बढ़े बॉस? अगर आप देखेंगे आज की डेट में अमेरिका में, जहां का ये रायता दुनिया भर में फैला हुआ है, वहां 16.5% तेल की कीमत बढ़ चुकी है। चीन में ऑलमोस्ट 10.4% तेल की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। सब ऊपर जा रहा है मामला। सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर के अंदर तेल की कीमत जो है वो ऑलमोस्ट 16% बढ़ चुकी है। जर्मनी में देखिए, सबका आपको राउंड फिगर बता रहा हूं, जर्मनी में ऑलमोस्ट 13% बढ़ गई। कनाडा में देखिए बॉस, कनाडा में तो ऑलमोस्ट 28% तेल की कीमत बढ़ चुकी। इसी तरह आप फ्रांस में देखिए, फ्रांस के अंदर तेल की कीमत ऑलमोस्ट 6% बढ़ गई है। यह डेटा 23 फरवरी से 11 मार्च के बीच का आपको बढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर आप भारत में देखेंगे, आज की डेट में भारत में तेल की कीमत कितनी बढ़ी? 0% बॉस। इकलौता अपना भारत है जो इस युद्ध के संकट के बीच भी टिका हुआ है। लेकिन समस्या यह है कि इतना रायता फैलाइएगा तो कितने दिन चलेगा, क्योंकि हम इतना इंपोर्ट करते हैं, कितने दिन इसको पकड़ के रख पाएंगे। लेकिन दुनिया भर में इंपैक्ट पड़ रहा है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, लेकिन अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप यह भी देखें कि ईरान युद्ध में 2 हफ्ते में ही भारत में एलपीजी को लेकर चिंताजनक स्थिति बन गई। पीएम मोदी इस बात को समझते हैं कि अगर युद्ध और भड़का, एनर्जी हब पर हमले होते रहे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही है भाई, भारत का, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये जितने चीन, अमेरिका, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित राष्ट्र हैं। हम डेवलपिंग नेशन में आते हैं। हम डेवलप्ड कंट्रीज में जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये हमारा समय है, इसकी बात कर रहे हैं। और उस वक्त ये रायता फैला दिया ट्रंप ने, और हम फंस गए बीच में। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों को सुरक्षित करने और युद्ध की चिंगारी को ठंडा करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। कल और आज में पीएम मोदी ने कुवैत, ओमान, जॉर्डन, फ्रांस और मलेशिया के नेताओं से बातचीत की है।
पीएम मोदी ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की निंदा की है और तनाव को घटाने की लगातार अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति और स्थिरता पर जोर दिया है। ओमान के सुल्तान से पीएम मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बिना किसी रुकावट और सुरक्षित आवाजाही पर पीएम मोदी ने जोर दिया है। यानी पीएम मोदी अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से यह युद्ध रुके और भारत और दुनिया जो है वो इससे निकल सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के लिए जरूरी है। आज ही सरकार की तरफ से बताया गया है कि कैसे हॉर्मूज स्ट्रेट के बंद होने से सप्लाई चेन बाधित हुई है। साथ ही जो समुद्री रास्ते से व्यापार होता है उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। सुनिए एक बार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के क्लोजर से मैरीटाइम लॉजिस्टिक डिस्टर्ब हुए हैं। शिपिंग लाइंस और इंश्योरेंस ने एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम को बढ़ाया है, वॉर रिस्क सरचार्जेस को बढ़ा दिया और इमरजेंसी कंफ्लिक्ट सरचार्जेस बढ़ गए हैं। लॉन्ग रूट्स की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी हैं, व्हीकल डाइवर्जन हुए हैं और साथ ही हाई इंश्योरेंस प्रीमियम और कंजेशन एट ट्रांसशिपमेंट हब्स उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पर देखा जा रहा है सर। और इसीलिए आपको याद होगा कि पाठशाला में हम आपको डे 1 से कह रहे हैं बॉस, ये कह देने से कि ना कुछ है ही नहीं, सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया नहीं है, बोलने से नहीं होगा। यह है कि भारत जिस तरीके से अभी तक उस इंपैक्ट को झेल रहा है, पब्लिक तक नहीं जाने दे रहा है तेल की कीमतों को लेकर, वो कितने दिन रह पाएगा? क्योंकि एलपीजी को लेकर संकट तो खड़ा हुआ ही। आप डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं तो आपको कमर्शियल रोकना पड़ता है, कमर्शियल कीजिएगा तो कहीं कुछ और करना पड़ेगा। बम गोले खाड़ी देशों में बरस रहे हैं, लेकिन हाहाकार दुनिया में मचा है। भारत अछूता नहीं। आज भारत के शेयर मार्केट में क्या हुआ देखें, तूफान आ गया। एक दिन में भारत में निवेशकों के करीब 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स और निफ्टी 3% गिर गया। सेंसेक्स 2496 पॉइंट गिरा। यह जून 2024 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स गिरते गिरते 74,207 पे बंद हुआ है और पिछले साल के 7 अप्रैल के लेवल पर आ गया है। युद्ध से जो हाहाकार मचा है उससे कोई अछूता नहीं है बॉस। और आप देखिए दुनिया भर के शेयर बाजार कैसे लुढ़क गए। साउथ कोरिया का शेयर बाजार 2.7% गिर गया। हांगकांग का बाजार 2% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट। ताइवान में भी 2% की गिरावट है। जापान का शेयर मार्केट तो ऑलमोस्ट 3.5% गिर गया है। जर्मनी भी 3% के करीब की गिरावट देख रहा है। तो लोगों का पैसा बहा जा रहा है भाई। इधर शेयर बाजार संभल नहीं रहा, उधर सोना चांदी नहीं संभल रहा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3,748 रुपए गिर चुका है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3,433 रुपए गिर गया है। चांदी की कीमत प्रति किलो 6,936 रुपए गिर गई। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर 3 से 4% डाउन। वैसे तो युद्ध के माहौल में सोना चांदी के दाम आमतौर पर बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लोग अभी गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाने से बच रहे हैं और जो कैपिटल है वो एनर्जी मार्केट की तरफ मूव हो रहा है। युद्ध का असर दुनिया भर में भारत से होने वाली मेडिसिन सप्लाई पर भी पड़ रहा है। दवाओं के माफ कीजिएगा, दवाओं के होलसेल प्राइस 10 से 15% बढ़ गए। रॉ मटेरियल की कीमत केवल 8 दिन में 20 से 60% बढ़ गई है। शिपिंग कॉस्ट 3 से 5 गुना हो चुका है और कुछ दिन यही सब चला तो तेल गैस के साथ साथ दवाओं के लिए हाहाकार मचेगा। युद्ध के वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हिली हुई है। यूरोप के देश ज्यादा पैसे देकर एशिया से सेमीकंडक्टर मंगा रहे हैं। इसके अलावा हीलियम गैस की भी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि हीलियम गैस नेचुरल गैस से ही बनती है। यह एलएनजी का बाई प्रोडक्ट है। भारत में एलएनजी की कमी से इंडस्ट्री लेवल पर किस तरह की मुसीबत मंडरा रही है वो गुजरात के मोरबी में देखने को मिला। मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि सिरेमिक आइटम जैसे टाइल्स, सैनिटरी वेयर और पॉटरी जैसे प्रोडक्ट को हाई टेम्परेचर पर भट्टी में तपाना पड़ता है। इसलिए यह इंडस्ट्री बिना गैस के नहीं चल सकती। सिरेमिक एसोसिएशन के मुताबिक अब तक 100 यूनिट बंद हो चुकी हैं। अगर गैस की किल्लत का यही हाल रहा तो अगले 4 से 5 दिनों में 400 यूनिट का शटर डाउन हो सकता है। गुजरात गैस ने जिन यूनिट्स को 50% गैस की सप्लाई की इजाजत दी थी वो भी कल तक बंद हो सकती हैं, कहा जा रहा है। और इसलिए जब हम पाठशाला में बार बार कहते हैं कि पेट्रोलियम मंत्री जी ये मानिए कि देश में समस्या है, तो इसीलिए कहते हैं बॉस। खाली घर में चूल्हा जल जाएगा, आप डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन एक साइकिल ना चलता है बॉस। कहीं होटल बंद होगा तो वहां जो काम करते हैं, वहां जो सामान लेके आता है, वहां जो बर्तन धोता है, वहां जो वेटर है, तमाम तरह के लोग हैं जो स्विगी जोमेटो से सप्लाई करते हैं, सबकी नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री पे असर नहीं पड़ेगा।
और जब कमाएगा ही नहीं तो घर में एलपीजी से पे पका के खाएगा क्या? क्योंकि खाने पीने की भी चीजें महंगी होंगी, इसका अलग डर सता रहा है। सिरेमिक इंडस्ट्री से जुड़े पेपर मिल, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनियों में भी अलग हाय तौबा मची है, क्योंकि ना प्रोडक्शन हो रहा है ना एक्सपोर्ट। इस वजह से इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। और ये तो एक उदाहरण बता रहा हूं, और ये दुनिया भर में हो रहा है, खाली भारत की बात नहीं है बॉस। ये भारत का पैदा किया हुआ संकट नहीं है, हम फंस गए हैं इसमें, हम फंस गए हैं इसमें, दुनिया फंस गई है इसमें। और उस सन की ट्रम्प की वजह से कब निकल पाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है। मार खाते हैं, निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं पाते हैं, तो सोचते क्या करें कि कैसे निकले। कुछ दिखता नहीं तो और मारने पे आते हैं, और मारते हैं। ईरान कहता है लो हम भी और मारते हैं। ये मारा मारी में हम मर रहे हैं बॉस, पर क्या कीजिए, चल रहा। पाठशाला में अगला चैप्टर, होली में हत्या, ईद तक बवाल। दिल्ली के उत्तम नगर में ऐसा क्या हुआ कि भयंकर फोर्स लगानी पड़ गई। राहुल ओवैसी सब कूद गए, हाईकोर्ट पहुंच गया मामला। दिल्ली में क्या गजब हो रहा है, अब इसका चैप्टर। दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर जो घटना हुई थी, उसके बाद से माहौल में टेंशन अभी तक बरकरार है। होली पर हिंसक झड़प में तरुण नाम के युवक की मौत हो गई। होली को हुई उस घटना को लोग अभी तक भूले नहीं। तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब ईद से पहले एक बार फिर से उत्तम नगर में तनाव बढ़ रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि ईद से पहले धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में दोनों समुदायों में डर का माहौल। यह भी कहा जा रहा है कि डर की वजह से लोग इलाके से जा रहे हैं। इधर इस मामले में अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक की एंट्री हो गई। राहुल गांधी बीजेपी पर हिंदू मुसलमान में दरार डालने का आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। उत्तम नगर में हालात खराब होने की आशंका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई, जिस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो आज आपको बताऊंगा, साथ ही उत्तम नगर की ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली में कैसे एक इलाके में पूरी फौज जैसे खड़ी हो गई है पुलिस की, जरा उसकी एक झलक देखिए। तरुण के घर जिसकी मौत हुई थी, उसके घर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो एहतियात के तौर पर अभी तक बंद है। सोशल मीडिया पे धमकी जो दे रहे हैं वो देने दो, उनका प्रशासन अपना काम अपना आप देख रहा है। तरुण के हत्यारों को फांसी दो। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब या पुलिस फोर्सेस जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तरुण के हत्यारों को। उत्तम नगर में ईद से पहले और ईद के दिन माहौल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में दोनों समुदायों में डर का माहौल। हिंसा की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि मुसलमानों की लिंचिंग की बात कही जा रही है। एक दिन भीड़ इकट्ठा हो गई थी, हिंसक और भड़काऊ बातें की जा रही हैं, पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां लगा रखी हैं, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद हैं। यह याचिका पब्लिसिटी स्टंट के लिए लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 4 मार्च को हुई घटना की वजह से ये आशंकाएं सामने आई हैं, इसलिए पुलिस को विशेष सावधानी बरतनी हो। कानून के तहत सभी कदम पुलिस को उठाने चाहिए, जिससे वहां शांति और कानून व्यवस्था बाधित ना हो। पुलिस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो, ईद पर माहौल खराब ना होने पाए। समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी शरारत करने की अनुमति न दी जाए जिससे माहौल खराब होने की आशंका है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी भी की जा रही है। पुलिस के निर्देश पर लगभग 50 भड़काऊ पोस्ट पहले ही हटा दिए गए हैं। अब तक कुल 174 पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पुलिस ने एक वेरिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत इस इलाके में 8,862 लोगों का बैकग्राउंड चेक किया गया है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का यह इंतजाम रामनवमी के बाद तक जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी दिया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, बाहरी लोगों की एंट्री नहीं होने दी जा रही है। जरा देखिए ग्राउंड से एक रिपोर्ट। उत्तम नगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। होली के दिन जहां बवाल हुआ, एक युवा लड़के की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद से ही
उत्तम नगर की इन तमाम गलियों को बंद कर दिया गया। आप देखेंगे तो तरुण के घर जिसकी मौत हुई थी उसके घर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो एहतियात के तौर पर अभी तक बंद है। ये एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि ईद का त्योहार मुश्किल से एक दिन बाद में आने वाला, तो उस दिन ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो जाए, क्योंकि दो समुदायों के बीच लगातार विवाद पैदा रहा है। कौन कौन लोग यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं? जो आसपास के लोग हैं, किराएदार ही हैं भैया, जहाँ तक किराएदार लोग। हाँ, ईद बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, होली पर उत्तम नगर में जो भी हुआ उसका असर अब ईद पर दिख रहा है, जिसको लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। राहुल गांधी ने उत्तम नगर की घटना पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी